ह्यूमनिज्म बोलते हैं, उसके हिंदी में जो सही मायने हैं वो है मानववाद, मानवतावाद नहीं। उसका मतलब है मानववाद। मानवतावाद इज ह्यूमैनिटेरियन, मानववाद है ह्यूमनिज्म। तो मानववाद इसलिए कि हम इसी पृथ्वी पे भरोसा करते हैं जिसे 3, 4, 5 लोग पे भरोसा नहीं करते। हमारे अंदर तर्क भी है और कर्मा भी है जो बुद्ध के अंदर भी है। तो ये मानववाद की जो विशाल परंपरा हमारे देश के अंदर बहुत पहले से थी, चारवाक से शुरू होती है, बुद्ध है और फिर नानक, कबीर, फूले, रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर। तो मैं आप लोगों से सब अनुरोध करना चाहता हूं कि एक वर्मा साहब को भी केवल एक बिरादरी में मत ढालिएगा, नहीं तो उनका पूरा आंदोलन आप डिफीट कर देंगे, उनके पूरे आंदोलन को आप खत्म कर देंगे। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, दुर्भाग्य की बात है, मतलब मेरी एक खुशी की बात है कि जगदीश जी यहाँ पर हैं, उनके साथ में वर्मा साहब के घर पे गया। अब जिस समय हम बड़े हो रहे थे उतने बड़े नहीं हो पाए कि वर्मा साहब को देख पाते या उनसे इंटरव्यू कर पाते, क्योंकि मैंने पिछले 30 साल में देश भर में जो अम्बेडकरवादी थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काम किए, कैसे लोग थे, उनके संस्मरण, उनके साथ मुलाकात करके उसको एक डॉक्यूमेंट किया। और अभी पेरियार के साथ भी जो लोग काम कर रहे थे, जी उनके साथ भी वही काम कर रहा था। तो एक ओरल हिस्ट्री, क्योंकि हमारे इतिहास को जो है, इतिहास जब आपके हाथ में नहीं है, जब ब्राह्मण आपको डिफाइन कर रहे हैं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या होगा, जैसे उन्होंने कहा चीटू, लप्पू, पप्पू, ढप्पू, जो भी नाम वो दे दे, कोई भी दे दे जिस तरीके से, तो आपको डिफाइन कौन कर रहा है, आपकी परिभाषा कौन निकाल रहा है, शूद्र क्या होते हैं, ये पंडित जी बता रहे हैं। तो उनको ये अधिकार क्यों दिया? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरी, जब हम अर्जक संघ या जो मानववादी जो परंपराएं हैं भारत के अंदर, उसमें उसको देखें तो ये सारे लोगों को हमको पढ़ना पड़ेगा और अपने आंदोलन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं अर्जक संघ वाले हैं तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी चाहने वाले हैं, हम अर्जक संघ के तो महात्मा पेरियार को भी चाहने वाले हैं, हम जो ज्योतिबा फुले हैं उनको भी चाहने वाले हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कौन सा आंदोलन क्या है सब जानते, सबने बातें की हैं बड़ी बड़ी चीज, उस आंदोलन का असर किन लोगों में पड़ा है और आपकी सभाओं में कौन लोग आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सभाओं में, जैसे आपने कहा, बहुत बड़ी बात है कि हमारी सभाओं में हम सब बात करते हैं महिलाओं के उत्थान की, हम सब बात करते हैं मनुस्मृति ने ऐसा कि, तो मनुस्मृति हुई तो आधे हिस्से में महिला है। अगर आधे हिस्से में महिलाएं नहीं है तो मतलब ये है कि हमारे घरों में भी उसका वास है। तो आप मनुस्मृति को केवल मनु की किताब से नहीं जला सकते, अपने दिमाग से भी जलाना पड़ेगा, घर से भी जलाना पड़ेगा, तब वो खत्म होगा। क्योंकि मनुस्मृति को ध्यान तो कर दिया 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अभी तक, और अभी तो ज्यादा बढ़ रही है, और बढ़ाने वालों में माफ कीजिएगा दलित पिछड़ों की कोई कम भूमिका नहीं है। बहुत अच्छे से अभी इतने आगे बढ़ रहे समय चर्चाएं हो रही है, हर एक पे चर्चा हो रही है। मतलब हम बोले कि भगवानों की संख्या को कम कर दो, बोले कि हमारा भी एक भगवान होना चाहिए। और अब जो हिंदुत्व के पहरेदार हैं वो तो सब जातियों का भगवान ढूंढ के निकाल रहे हैं, जहां नहीं भी होगा वहां पर खींच के निकालेंगे। जब आप कहते हैं ईश्वर को किसने बनाया, Who made the ईश्वर का कष्ट कहां से आया, तो पेरियार की समाधि पे आप जाइए, पेरियार थिडाल में चेन्नई में है, बड़े गर्व के साथ पेरियार की ऐसे करके एक ताकत के साथ, जिसे देख के सारे ब्राह्मणों के जो है होश उड़ जाते हैं। अभी वैसी मतलब सीना चौड़ा ऐसा पेरियार, वहां पर लिखा हुआ कि मैन हू क्रिएटेड गॉड मस्ट हैव बीन वेरी स्काउंड्रल, बड़ा बारबेरिक होगा, बड़ा क्रूर होगा, अन्यायी होगा, अत्याचारी है जिसने भगवान की स्थापना की। ये पेरियार के अंदर ताकत थी, खुल करके बोल रही। इसलिए कहता हूं कि अगर अर्जक या रामस्वरूप वर्मा जी को पढ़ना है तो पेरियार को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं चीजों में। और ये इसलिए कि कई बार हम सब बात करते हैं लेकिन अंत में क्या होता है, राजनीति इतनी खराब है। व्हाट हैपेंड इन तमिलनाडु, पेरियार से इतने जब चिढ़ गए तो ब्राह्मणों को भी पता है कि हम पेरियार को ब्राह्मण के जरिए खत्म नहीं करा सकते, तो पेरियार को टारगेट करने के लिए अम्बेडकरियों को चलाओ, वो 2-4 दलितों को बोलो कि तुम बोलो कि ये पिछड़ी जाति का है, जैसे वर्मा साहब कुर्मी हो गए। नहीं तो आज वर्मा साहब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो कुर्मियों के कुशवाहों के स्कूल कॉलेज है वहां भी वर्मा साहब नहीं है।
मां सरदार पटेल है, माफ कीजिएगा मैं उसमें लास्ट वाले में आपके सहमत नहीं होता। 14 माना लीजिए, 13 माना लीजिए, 14वें में जाने में हमको थोड़ा सी पूछना पड़ेगा कि भाई क्या हम कर सकते हैं। गुजरात के पटेल बड़े ताकतवर, पैसे वाले, जबरदस्त लैंडेड पेजेंट्री है, लेकिन ठीक है उत्तर प्रदेश में पटेलों को लगा कि अरे वर्मा साहब आपके सबसे क्रांतिकारी, यहाँ पर जो उन्होंने काम किया, जो बात लिखी इतनी साधारण भाषा में, बहुत आसान सी भाषा में, जिसको गांव गांव जाके आसानी से वो जा सकता है लोगों के बीच, वो करने को हम तैयार हैं। तो हमने क्या किया कि 1990 के बाद मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। उससे पहले पटेल उत्तर प्रदेश को नहीं थे, ये भी मैं आपको बताऊं। सरदार पटेल 1990 के बाद मंडल कमीशन के बाद की बात है, जब हर एक जाति ढूंढने लगी कि अम्बेडकर जो है चमारों के हैं या महारों के हैं, फूले मालियों के हो गए, पेरियार पिछड़ों के हो गए, तो एक हर एक जाति को चाहिए था महान पुरुष। तो उस जाति को ढूंढने में जो है ये जो कार्य कर रही शक्तियां वो लाते। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि महापुरुष हर एक के लिए होता है, वो किसी का एक बिरादरी का नहीं होता। जो उनके काम है वो सबके लिए काम आते हैं। देखिए, जब रामस्वरूप वर्मा जी ने अर्धक संघ की स्थापना की तो वो इसका नाम भाई पूर्वी संघ भी तो रख सकते थे। उन्होंने क्यों कहा अर्धक? एक ऐसा शब्द, एक पॉजिटिव सकारात्मक शब्द, कमेरे का शब्द, अर्जन करने वाला। नहीं तो वो भी हर एक जातियों के आधार पर पूरी दुकानें चलेगी, हर जगह उसको लग रहा उसने माल ज्यादा खा के मैं भी वैसी कहूंगा, अपनी अपनी जाति की दुकानें चल रही। लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसे महापुरुष है, पेरियार से लेके बाबा साहब अम्बेडकर तक, किसी ने अपने आप को जाति में सीमित नहीं किया। हाँ, शिष्यों ने बाद में उनको जातियों में सीमित कर दिया। ये सबसे खतरनाक बात है। तो मैं चाहता हूं कि ये बात हम ध्यान रखें कि इन चीजों को जो है, देखिए ये क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में है, आपने कहा कि हम पेरियार जयंती मनाएंगे, अब मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में पेरियार जयंती मनाने का सिलसिला एक शुरू हुआ था एक जमाने में 1990 में, और जैसे ही फिर बहुजन और ब्राह्मण सब मिलकर के साथ आ गए तो पेरियार अब ऐसा हो गया कि जैसे बोलते ना कि उनकी यहाँ पर जो है नाम लेना भी जो है लखनऊ शहर के अंदर एक अपराध हो जाएगा। इस लखनऊ शहर के अंदर पेरियार आए, उनको लाने वाले लोग भी कौन है? रिपब्लिकन पार्टी के, पिछड़ा वर्ग के और आपके लले सिंह यादव जैसे लोग लेके। लेकिन लोगों को पता नहीं, जब पेरियार लखनऊ आए तो कितना हंगामा हुआ। यहाँ यूनिवर्सिटी में गए, लोगों ने कहा तुम रे विरोधी, वो विरोधी है। पेरियार तो कभी किसी सवाल से डरते नहीं। तो पेरियार को केवल इस संदर्भ में मत देखिए कि भाई उन्होंने हमारे धार्मिक ग्रंथों का क्या करा। कोई भगवान की आलोचना करके भारत में रहना बहुत मुश्किल है। पेरियार के नाम से तमिलनाडु में सरकारें चलती हैं। 60 साल कम से कम जो है डीएमके और एडीएमके के बीच में ही सरकार चलती रहे, और अब की बार जो नया आया है वो पेरियार का नाम नहीं भुला सकता। तो एक ऐसा बात हो गया, क्यों हो गया, क्यों उत्तर भारत में हम डरते हैं? जिस आदमी ने इतनी बड़ी क्रांति करी, और वो सामाजिक क्रांति थी और राजनीतिक क्रांति भी थी, क्योंकि उन्होंने अपने को राजनीति से दूर रखा, राजनीति को प्रभावित किया लेकिन राजनीति से दूर रखा, क्योंकि वो मानते थे कि सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन वो राजनीति को लीड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजनीतिक दल आगे और उनके पिछड़के बन के उनके जाते रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद उनके शैली में लगाते रहे। जैसे अक्सर होता है कि कोई नेता अगर यहाँ आ जाएगा, क्या उसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, कुछ भी नहीं बोला हो, कोई आंदोलन के लिए काम नहीं किया हो, लेकिन हम उनको सबसे पहले महामहिम बना देंगे। और जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं, जिनको समझ है, जो बोलते हैं, उनको सोचेंगे वो कुछ नहीं करते। इसलिए आवश्यक है कि सांस्कृतिक आंदोलन की मजबूती बहुत जरूरी है। और सांस्कृतिक आंदोलन का मतलब है हमारे पास में, देखिए आंदोलन बहुत चलते हैं, लेकिन आंदोलनों की उसको बनाए रखने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। आप अगर कोई हमसे बोलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर आज जिंदा क्यों है, अगर डॉक्टर अम्बेडकर इतना लिखते नहीं, अपने आप का खुद नहीं छपवाते, तो ब्राह्मण लोग, बनिया लोग उनका साहित्य गायब करवा देते। कभी आज अम्बेडकर महान है क्योंकि मजबूरी हो गई उनके, दिल से नहीं चाहते लेकिन मजबूरी है। पेरियार का नाम क्यों नहीं लेना चाहते जब अम्बेडकर का नाम ले सकते हो? जब फुले का ले सकते तो पेरियार का क्यों नहीं ले सकते? इसका पता समझिए। पेरियार की एक पॉलिटिकल लेगेसी है, एक पार्टी के तौर पर। बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टियों का लेगेसी सब
गायब, वो कोई चुनौती नहीं है, इसलिए वो छितरा गया तो जो भी खींच सके उसको वो तैयार। इसीलिए जो है वो हर जगह जा, पेरियार के नाम से डरते हैं। पेरियार की लेगेसी डीएमके के पास है, एडीएमके के पास है, दूसरे तमिलनाडु के दलों के पास है, इनके पास नहीं आ सकता, इसलिए वो चिढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने कैसे बोल दिया, नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी वही लिखा जो पेरियार ने लिखा, रामचंद्र जी के भी लिखा, रामायण भी लिखा, महाभारत सबके बारे में लिख दिया, उसमें क्या बड़ी चीज है। लेकिन पेरियार को ही एक टारगेट किया जाता है, क्योंकि पता है यहाँ कोई वोट का जो मामला है वो सब हमको मिलेगा अगर हम करेंगे। अब जब दलित पार्टियां जो अपने को कहती है, बहुजन पार्टियां ऐसे करती है, तो उससे बड़ा क्या अपराध हो सकता है जो पेरियार के नाम से, क्योंकि बहुजन आंदोलन में पेरियार, अम्बेडकर, फुले, ये तीन सबसे बड़े आइकॉन है। और फिर हम बात करते हैं कि अर्धक संघ, ऐसी संगठन, तो अर्धक संघ ने क्या किया, अर्धक संघ ने पेरियार की, बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को बोलना है, जातियों का उन्मूलन कैसे हो, इसका हिंदी में अनुवाद जो है ललित सिंह यादव जी ने अर्धक संघ ने किया। और पेरियार की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का सबसे पहले अनुवाद, सबसे पहला अनुवाद, फर्स्ट ट्रांसलेशन आउटसाइड इंग्लिश वाज डन बाय पेरियार। पेरियार ने 1930-35 में ही जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का पहला अनुवाद कर दिया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कैसे मैं ये लिंक बता रहा हूं आपको, जब आपको कोई बोले कि वो ऐसा है, ये ऐसे हैं, ये पिछड़ों के हैं, वो दलितों के, ये जरूरी है कि जो फूलेवादी होगा तो वो अम्बेडकरवादी भी होगा। अगर आप फूलेवादी अपने को कहते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दे रहे हैं तो आप नहीं हो सकते। मैं नहीं समझ सकता कि वो अपने राजनीतिक नेताओं के उस हिसाब से काम कर रहा है। ऐसे नहीं, अगर आप पेरियार को सही सेंस में जानते हैं तो आप जो है दलितों के अत्याचार पे बोलेंगे, आप उसके खिलाफ रह सकते। ये बात यह है कि जब हम ब्राह्मणवाद की आलोचना करते हैं, जब ब्राह्मणों की आलोचना करते हैं, हम सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, हम बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किए, करें, लेकिन हम अपने आप से भी देखें कि क्या हम वैसा ही नहीं करते क्या? जब जातियों का इतना खेला क्यों बढ़ गया, क्यों आज जो है उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी जगहों पर जो है, या फिर तमिलनाडु जैसी जगह पे जो सरकारें काम कर रही थी, आज दलित विद्रोह से वो सरकारें गायब हो गई। तमिलनाडु में भी अभी जो डीएमके की सरकार गई है, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण दलित असंतोष भी है। तो मात्र नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, भागीदारी कितनी है आपके कार्यक्रमों में, सत्ता में। जब हम बात कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ हमारी भागीदारी कितनी है, तो आपकी यहाँ भी भागीदारी का सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे महिलाओं का हो चाहे वो दलितों का हो। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि महिलाओं की भी जातियां होती हैं, और भारत के अंदर पितृसत्ता नहीं है केवल, ये ब्राह्मणवादी पितृसत्ता है। हम इसे बोलते हैं ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। और ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की में महिलाओं की कितनी जातियां, आप देखिए कि कितने बड़े आजकल जो है इतना बड़ा बड़ा सिंदूर लगा के इतने भयानक, मतलब पुरुषार्थी महिलाएं। आज की मैं आज बहुत बता रहा हूं, आप अगर जितने टीवी चैनलों पे इतने बहस आ रही है, इतने आपको आइडियाज आ रहे हैं, महिलाएं बता रही कि महिलाएं कितनी हराम होती है, ऐसा करके सीधे सीधे। तो अब ये नया वो चला हुआ है, हालांकि वो सब पैसे से भी चला हुआ है कि रील आपका पैसा पुरुष की जेब में ही है। तो जैसे बॉलीवुड का सिनेमा वाला जो फिल्म बनाता है उसको पता है, लोग बोलते हैं कि आप महिलाओं को ऐसा क्यों दिखाते हैं, वो तब पैसा खरीद करके वही देखने वाला है, फिल्म हॉल में जाने वाला वही। तो ये मेरा कहना है कि हमको इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है। मैं अनूप को इसके लिए शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने जो पत्रिका निकालनी शुरू, ये इसलिए जरूरी है कि देखिए केवल आंदोलन से काम नहीं चलता, आंदोलन तो चलेगा, लेकिन आंदोलन को अगर आपको लगातार बनाए रखना है तो उसके लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है। इंस्टीट्यूशन का मतलब थिंक टैंक। देखिए सारी पब्लिक का एक, इसलिए बोलना चाह रहा हूं तीन तरीके से बातों को। एक तरफ होगा आपका इंटेलेक्चुअल वर्क, बौद्धिक काम, बौद्धिक लोगों के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। जब हमारे पब्लिशर सारे ब्राह्मण बनिया हो गए तो हम कब कितना क्रिटिक लिख पाएंगे, कितना हम लिख पाएंगे? हमको छापने वाला कौन आएगा? वो बोलेगा जी इतना अच्छा नहीं है, मार्केट ऐसा नहीं है, ये नहीं चलता। तो अपना पब्लिकेशन हाउस होना चाहिए। तो एक, और पब्लिकेशन को भी दो तरीके से देखने की जरूरत है। एक होता है प्रोपेगेंडा मटेरियल, जो गांव में चलता है, पॉलिटिकल तौर पे आप भेज रहे हैं कि भाई जनसंख्या है, ये है वो। एक होता है क्रिटिकल मटेरियल, जो इंटेलेक्चुअल की खाद होती है दिमाग के लिए, वो आपको चिंतन करने के लिए, अपनी कमियों को भी चर्चा करना। ये नहीं कि बस हम सब एक बार ब्राह्मणवाद ये बर्बाद होगा, हमारे कहने से ब्राह्मणवाद बर्बाद नहीं होता है, हमारे अंदर का कब गायब होगा तब होगा, क्योंकि ये तो मोनोपोली वाली बात है। आज ब्राह्मण मोनोपोली क्या बनियों की मोनोपोली हो गई? कभी बात कर रहे हैं उस चीज पे कि देश के सारे 90% अखबारों के मालिक बनिए हैं,
90% चैनलों के मालिक बनिए हैं, 100% बैंक बनियों के हाथ में, 100% जो है आपकी कंपनियां बनियों के हाथ में, मारवाड़ियों के हाथ में, जैन के हाथ में, कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि उससे आपको चुनौती नहीं। आपको चुनौती केवल ब्राह्मण से है, वो भी है, वो भौतिक तौर पर उन्होंने पहला रगड़ा लगाया, लेकिन अभी ये उससे आगे बढ़ गया है 4 कदम। तो आप उस चुनौती को देखिए, मतलब पूंजी और धर्म दोनों मिलकर के चुनौती है। आपको अगर दूसरे सेंस में देखें तो धर्म जो है पूंजीवाद के पूरे पाप कर्मों को जो है सही ठहराता है, उसकी परिभाषाएं गढ़ता रहता है। ब्राह्मणों ने वही काम किए, वो परिभाषाएं गढ़ने वाले थे, नैरेटिव बनाने वाले। तो वो कैसे सही होगा, कैसे क्या होगा? इसलिए आवश्यक है कि अर्धक संघ के आंदोलन को मजबूत करने के लिए आज ये जरूरत है कि इसका दोनों लेवल पे काम होना चाहिए। एक कि जो प्रोपेगेंडा लिटरेचर होता है, और जो छोटी छोटी बुकलेट्स हैं जैसे 20 पेज की, 30 पेज की, वो क्योंकि लोग बड़े बड़े नहीं पढ़ेगा उसको। अब पता चले कई किताबें हमने 1000 पेज की लिखी, कौन पढ़ेगा उसको? वो तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन उसका मतलब नहीं कि उन किताबों की आवश्यकता नहीं। जो रिसर्च वर्क है, जो क्रिटिकल एनालिसिस करता है, वो अलग एक है। क्योंकि आपके समाज में अगर बौद्धिकता नहीं होगी, बुद्धिजीवी नहीं होगा, जो डॉक्टर अम्बेडकर बार बार बोलते थे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में बुद्धिकता नहीं आएगी या बुद्धिजीवी नहीं होगा, वो समाज फिर आगे नहीं बढ़ सकता। वो बहुत जरूरी है कि एक लिंक बनाने के लिए, और ये प्लेटफॉर्म और लिंक के लिए बहुत काम कर सकते हैं कि यहाँ ग्रास रूट का भी काम आदमी आए, उसको ये महसूस ना हो कि मेरे को यहाँ पर स्पेस नहीं मिली, और यहाँ पर बौद्धिकता के लोग भी आए, वो शेयर करें। वो अकड़ दिखाने के लिए ना आए कि हम बौद्धिक हैं, लेकिन वो साथ में रहे। क्योंकि भाई रामस्वरूप वर्मा जैसे लोग, अम्बेडकर जैसे लोग, पेरियार जैसे लोग, वो इतने बड़े बौद्धिक थे, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ थे। बिल्कुल लोगों से उनके संपर्क कम नहीं। वो केवल बंद कमरों में बौद्धिक नहीं थे कि हमने किताबें पढ़ी और हो गया बौद्धिक। वो जमीन पे काम करने वाले बौद्धिक लोग थे। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आपने ये शुरू किया है यहाँ से जयंती के कार्यक्रम, और जरूर पेरियार जयंती को इतने बड़े से मनाएं कि हम, अगर बड़ा कार्यक्रम हो सकता है तो डॉक्टर के वीरमणि जी को बोलेंगे तमिलनाडु से कि वो आए और जयंती पे यहाँ पर बात रखें। और अच्छा कार्यक्रम, और दिखाई दे कि उत्तर प्रदेश में पेरियार की जरूरत है, अर्धक संघ की जरूरत है। क्योंकि जब बहुजन आंदोलन आया उस बहुजन से बहुत पहले जो है पेरियार, फुले, अम्बेडकर को अर्धक संघ ने अपने से आत्मसात कर लिया था, अपने पर ले लिया था और उसको बढ़ाया था। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि अर्धक संघ दलित विरोध में नहीं, दलितों को साथ लेकर चलने पे रहा, और उसके साथ में कोई जातियों का नहीं था, तो जातिवादी आंदोलन होता। ये सबको साथ लेके चलने वाला एक तर्कशील मानववादी आंदोलन है, कुतर्की आंदोलन नहीं है। इसीलिए मानववाद सब जुड़ा कि मानववाद में हमारे अंदर मानवतावाद भी है कि अगर कोई गरीब कोई मर रहा है, पिट रहा है, लुट रहा है, तो उनके साथ खड़े हैं। पहले उससे पूछेंगे नहीं कि तू भगवान को मानता है, उन्हें टीका लगाया तेरे को नहीं मानो। तो हमारे अंदर करुणा भी है और हमारे अंदर तर्क भी है। तो मानवता और तर्क ये साथ बनके मानववाद होता है। इसलिए अर्धक संघ का बहुत बहुत धन्यवाद, और उस लेगेसी बहुत बड़ी है, इसको हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाएं, क्योंकि उत्तर भारत में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। मैं आपको बोलना पहले से ज्यादा बड़ी आवश्यकता है। तो मैं अनूप कुमार को और अन्य साथियों को जो भी इसमें ऑर्गेनाइज किए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम चलते रहे और हम सब लोग मिलकर इसको आगे मजबूत करें। ये मेरी धन्यवाद।